This is fourth lecture of 12th week of Introduction to Logic course। पिछले लेक्चर में हम लोग मिल्स के जो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के मेथड्स हैं उनकी स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने दो मेथड्स देखे हैं, मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस। जो तीसरा मेथड है वो उन दोनों जो मेथड्स जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे उनका एक जॉइंट पैटर्न होता है जिसको कि जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस कहते हैं। यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि जब हम मेथड ऑफ डिफरेंस बोल रहे हैं तो ये मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट नहीं है। मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट कभी कभी गलती से स्टूडेंट इसको लिख देते हैं। यहाँ पे जो एग्रीमेंट जो मेथड का नाम है वो मेथड ऑफ डिफरेंस कहा जा रहा है। तो जब ये जॉइंट मेथड बनता है तभी मेथड जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस है। बिकॉज ईच ऑफ द टू मेथड्स अफोर्ड some probability to the conclusion, their joint use affords a higher probability to that conclusion. In many scientific investigations, this combination serves as an extremely powerful pattern of inductive inference. जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट है और मेथड ऑफ डिफरेंस है वो अपने कंक्लूजन को कुछ probability अफोर्ड करता है। अगर हम दोनों को एक साथ लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक हायर प्रोबेबिलिटी कंक्लूजन को अफोर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें केवल मेथड ऑफ एग्रीमेंट को लगाना एनफ नहीं होता है या केवल मेथड ऑफ डिफरेंस को लगा करके कॉजल लॉ को डिस्कवर कर पाना संभव नहीं होता है। तब हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों का जो जॉइंट मेथड है उसको लगा करके वो कॉजल लॉ की डिस्कवरी हो पा रही है या कॉजल कनेक्शन तलाशा जा सकता है। तो वहाँ पर हम जॉइंट मेथड लगाते हैं। इस जॉइंट मेथड को डिफ़ाइन करते हुए मिल ने इस तरह से कहा था, इफ़ टू और मोर इंस्टेंसेस इन विच द फिनोमिनन अकर्स हैव ओनली वन सर्कमस्टांस इन कॉमन while two or more instances in which it does not occur have nothing in common save the absence of that circumstance. The circumstance in which alone the two sets of instances differ is the effect or cause or a necessary part of the cause of the phenomenon. इसको समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि 5 इंस्टेंसेस टोटल लिए गए हैं जिसमें से 3 पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं और 2 नेगेटिव इंस्टेंसेस हैं। इन 5 इंस्टेंसेस में जो पॉजिटिव 3 इंस्टेंसेस हैं उनमें आप देखेंगे अगर तो C1, C2 और C3 ये 3 फिनोमिना तीनों ही पॉजिटिव इंस्टेंसेस में कॉमन है। अब चूंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा फिनोमिनन, एक से ज़्यादा सर्कमस्टांसेस, सी से यहाँ पे सर्कमस्टांस को रिप्रेजेंट किया गया है, एक से ज़्यादा चूंकि सर्कमस्टांसेस जो पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं उनमें कॉमन है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल मेथड ऑफ एग्रीमेंट लगा करके यहाँ पे हम पता लगा पाएंगे कि जो फिनोमिना है उसका किस सर्कमस्टांस के साथ कॉजल कनेक्शन है। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि ये जो मेथड ऑफ डिफरेंस भी इसको बताने के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। अकेले मेथड ऑफ डिफरेंस के एप्लीकेशन से हम इसमें किस सर्कमस्टांस का इस फिनोमिना के साथ कॉजल कनेक्शन है ये बता पाना संभव नहीं है। तो हम चूँकि दोनों ही अकेले दोनों मेथड्स पर्याप्त नहीं है तो यहाँ पर हम इन दोनों का जॉइंट एप्लीकेशन करके ये पता लगाएंगे कि यहाँ पे जो फिनोमिना जिसका इंस्टेंसेस पॉजिटिव इंस्टेंसेस और नेगेटिव इंस्टेंसेस लिए गए हैं उस फिनोमिना के साथ इन सर्कमस्टांसेस में से जिसमें C1, C2, C3, CA, CK, CJ इस तरह से करके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी अलग अलग इंस्टेंस में देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंस्टेंसेस में 3 सर्कमस्टांसेस कॉमन है, बाकी कोई भी सर्कमस्टांस
उन पॉजिटिव इंस्टेंसेस में हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इनको नोटिस करने के बाद से अब हमें देखना है कि जो निगेटिव इंस्टेंसेस हैं उनमें इन पॉजिटिव इंस्टेंस वालों से क्या डिफ़र करता है। तो अगर हम नोट करें कि जो पहला इंस्टेंस है जो कि पॉजिटिव इंस्टेंस है, पहला पॉजिटिव इंस्टेंस और पहला निगेटिव इंस्टेंस, इन दोनों इंस्टेंसेस को हम कंपेयर करें एक साथ रख के, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सभी सर्कमस्टांसेस सेम है। C3 सेम नहीं है, C2 भी सेम नहीं है और C1 सेम है। तो हम देख रहे हैं कि केवल दो सर्कमस्टांस डिफर कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव इंस्टेंस 1 और निगेटिव इंस्टेंस 1 में केवल दो सर्कमस्टांस डिफर कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते, इन दोनों को अगर एक साथ ले करके हम ये सोचें कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगा करके ये पता कर लें कि किस सर्कमस्टांस के साथ इस फिनोमिना का कॉजल कनेक्शन है, तो वो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा सर्कमस्टांसेस में इन इंस्टेंसेस का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब हमको ये जो चीज़ आई हमारे सामने, तो मेथड ऑफ यहाँ पे एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट को देखें, एग्रीमेंट को देख के हमने पता किया कि C1, C2 और C3 में से कोई एक कॉज हो सकता है। एक जो C1, C2, C3 सर्कमस्टांसेस हैं, इन तीनों सर्कमस्टांसेस में से कोई फिनोमिना के साथ, गिवन फिनोमिना के साथ, जो फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ कॉजल कनेक्शन रख सकता है। इतना हमको पता चल गया है इन तीनों का, C1, C2 और C3 का पॉजिटिव इंस्टेंसेस में कॉमनैलिटी देख के इतना हमको पता चल गया है। अब हमको इस जो इनका नंबर है C1, C2, C3, तीन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको नैरो डाउन करने के लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो एक बार जब हमने यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई किया तो उसमें से हम देख रहे हैं कि जिस पॉजिटिव इंस्टेंस में भी C1 है और नेगेटिव इंस्टेंस में भी C1 है, यानी कि C1 की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब C1 ये हमारे जो कॉज के रूप में या जो कॉजल कनेक्ट फिनोमिना के साथ कॉजल कनेक्शन वाला रखने वाला सर्कमस्टांस की लिस्ट से ये C1 एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा नेगेटिव इंस्टेंस है, दूसरा नेगेटिव इंस्टेंस इसको अगर कंपेयर करें तो दूसरा नेगेटिव इंस्टेंस कंपेयर अगर किया जाएगा तो उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं पॉजिटिव इंस्टेंस 3 से। उसमें हम देख रहे हैं कि जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं, जो 5 सर्कमस्टांसेस 6 सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें से कई सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं। C3 भी दोनों में कॉमन है। C2 एक ऐसा सर्कमस्टांस है जो डिफ़र कर रहा है। C1 उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे डिफ़र कर रहे हैं और बाकी 4 सर्कमस्टांसेस कॉमन हैं। ध्यान देना है, एक सर्कमस्टांस पॉजिटिव इंस्टेंस का, एक जो इंस्टेंस है हमारा वो पॉजिटिव इंस्टेंस है और दूसरा इंस्टेंस निगेटिव इंस्टेंस है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के इंस्टेंसेस हैं। तो उसकी वजह से जब हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस अगर सर्कमस्टांस का नहीं आ रहा है तो डिफरेंस सर्कमस्टांस का नहीं आने पर हम क्या करेंगे, उस सर्कमस्टांस को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जो फिनोमिना है वो फिनोमिना के एक पॉजिटिव इंस्टेंस है और दूसरा निगेटिव इंस्टेंस है। तो यहाँ पे चूंकि ये जो सर्कमस्टांस 3 है, सर्कमस्टांस 3 को हम अब एलिमिनेट कर सकते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस लगा करके। और इस तरह से हमने जब इस पूरे सिनारियो में, इस पूरे केस में मेथड ऑफ एग्रीमेंट और डिफरेंस दोनों को एक साथ लगाया तो हमको ये पता चला कि ये C2 ही ऐसा एक सर्कमस्टांस है जो कि कॉजल कनेक्शन रख सकता है इस फिनोमिना के साथ। तो हमने इस जॉइंट मेथड के एप्लीकेशन से ये डिस्कवर किया कि सर्कमस्टांस C2
का कॉजल कनेक्शन है। कॉजल कनेक्शन होने का मतलब या तो वो कॉज है या तो इफेक्ट है या कॉज का एक पार्ट है। इस तरह का कनेक्शन फिनोमिना के साथ C2 रखता है। ऐसा हमने जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस के एप्लीकेशन से डिस्कवर किया, जो कि अकेले एग्रीमेंट के मेथड या डिफरेंस के मेथड से डिस्कवर नहीं किया जा सकता था। अब हम जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस को स्कीमेटिकली प्रेजेंट करेंगे। किस प्रकार से उसको स्ट्रक्चरली रखा जा सकता है ये देखते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड स्कीमेटिकली, अगेन कैपिटल लेटर्स अगेन डिनोटिंग सर्कमस्टांसेस, लोअर केस लेटर्स डिनोटिंग फिनोमिना as follows. ABC occurs with XYZ, ADE occurs with XTW। उसी के पैरेलल एक ऑब्जर्वेशन चलेगा जिसमें ABC occurs with XYZ and then BC occurs with YZ। इन सभी इंस्टेंसेस को एक साथ लेकर के हम कंक्लूड कर सकते हैं। Therefore, A is the effect or the cause or an indispensable part of the cause of X। ये joint method of agreement and difference का schematic representation था। अब हम अगला मेथड देखते हैं जिसको नाम दिया जाता है मेथड ऑफ रेसिड्यूज। रेसिड्यू का मतलब आप संभवतः ज़रूर समझते होंगे। रेसिड्यू का मतलब अवशेष होता है, जो बची हुई चीज़ है। और जब आप मेथड देखेंगे तो इसका नाम ये क्यों दिया गया है ये आपको समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट थ्री मेथड्स सीम टू सपोज दैट वी कैन एलिमिनेट और प्रोड्यूस द कॉज और इफेक्ट ऑफ सम फिनोमिनन इन इट्स एंटायरिटी, as indeed we sometimes can. In many contexts, however, we can only deduce the causal effect of some phenomenon by observing the change that it makes in a set of circumstances whose cause is already understood in part. कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हम सभी circumstances को एक साथ हटा नहीं सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो अगर उन सर्कमस्टांसेस के सेट से कुछ के बारे में पता हो कि फिनोमिना के जो सेट हैं उनमें से कुछ के साथ वो उस सर्कमस्टांसेस के सेट के कुछ सर्कमस्टांसेस कॉजली कनेक्टेड हैं, ये ऑलरेडी पता हो, तो बचे हुए के बीच में कॉजल कनेक्शन बताना संभव हो जाता है। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ रेसिड्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसको डिफाइन करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस प्रकार से रखा। सबडक्ट एक वर्ड है, ओल्ड फैशन वर्ड है, जिसका मतलब होता है सबट्रैक्ट और टेक अवे। सबडक्ट फ्रॉम एनी फिनोमिनन सच पार्ट एज इज नोन बाय प्रीवियस इंडक्शंस टू बी द इफेक्ट ऑफ सर्टेन एंटीसीडेंट्स, and the residue of the phenomenon is the effect of the remaining antecedents। इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो उससे सभी लोग फेमिलियर होंगे। इसके एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, आपने अपने जीवन में इस तरह के चीज़ें की हैं, देखी हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है वे ब्रिजेस का। दिस मेथड फोकसिंग ऑन रेसिड्यूज is well illustrated by the very simple device used to weigh truck cargoes. The weight of the truck when empty is known. To determine the weight of the cargo, the entire truck is weighed with its cargo, and the weight of the cargo is then known to be the weight of the whole minus the weight of the truck. The known antecedent, in Mill's phrase, is the recorded weight of the empty truck that must be subtracted from the reading on the scale. The cause of the difference between that reading and the known antecedent is obviously attributable to the remaining antecedents, that is to the cargo itself. अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे कोई चीनी मिल है
शुगर मिल है तो आपने देखा होगा कि जो गन्ना जो शुगर केन ट्रक पे लदे होते हैं उसका वेट करने के लिए जगह जगह पे वे ब्रिजेस लगे होते हैं जिनको धर्म कांटा बोला जाता है। तो वो वहाँ पर क्या किया जाता है, पूरी ट्रक को, भरी हुई ट्रक को उस पर चढ़ा दिया जाता है, फिर उसका वज़न ले लिया जाता है और वापस जब वो ट्रक आती है गन्ने को उतार करके, फिर वहाँ पर खाली ट्रक का वज़न ले लिया जाता है और इस तरह से जो भरी हुई ट्रक का वज़न का रीडिंग था उससे खाली ट्रक की वज़न की रीडिंग को माइनस कर लिया जाता है। तब हमको पता चल जाता है कि ये जो ट्रक पे गन्ना लदा था उसका वज़न कितना था। तो इस तरह से हमने जो पता लगाया, ये इसमें हमने मेथड ऑफ रेसिड्यूज अप्लाई किया। इसी प्रकार से अगर कोई हमको मान लीजिए ऑयल का वज़न करना होता है, कुछ ऐसी चीज़ का वज़न करना होता है जो किसी पॉट में रखे बिना, किसी बर्तन में रखे बिना हम उसको नहीं तौल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बर्तन में उस सामान को रखते हैं, फिर तौलते हैं और फिर बर्तन खाली करके उस बर्तन का वज़न ले लेते हैं और फिर उस बर्तन के वज़न को उस पूरे वज़न से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमको पता चलता है। तो यहाँ पर जो हमने किया वो एक मेथड ऑफ रेसिड्यू अपनाया और मेथड ऑफ रेसिड्यू अपना के हमने एक जो डिस्कवरी की वो किया। तो यहाँ पे तो पर्टिकुलर केसेस थे। इसी प्रकार से इनकी मदद से कॉजल कनेक्शंस भी पता किए जा सकते हैं। कॉजल कनेक्शंस कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिनको एक जनरल लॉ की तरह ट्रीट किया जा सके। तो ये फेमिलियर एग्जाम्पल समझने के बाद से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप ये तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से ऐसे कॉजल कनेक्शंस हैं जिनको इस तरह से पता लगाया गया है। अब हम देखते हैं कि इस मेथड को स्कीमेटिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्कीमेटिकली द मेथड ऑफ रेसिड्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ABC occurs with XYZ। ये जो ABC है वो सर्कमस्टांसेस हैं, पुराने ही जो हर बार हमने कन्वेंशन लिया हुआ है उसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। ABC occurs with फिनोमिना, सेट ऑफ फिनोमिना XYZ। उसमें से जो B है उसका हमको ऑलरेडी कॉजल कनेक्शन Y के साथ पता है, C का ऑलरेडी कॉजल कनेक्शन Z के साथ पता है। इसको हम कह सकते हैं B is known to be the cause of Y, C is known to be the cause of Z। अब जो रेसिड्यू बच जाता है उसमें सर्कमस्टांसेस के सेट में जो रेसिड्यू बच जाता है और फिनोमिना के सेट में जो रेसिड्यू बच जाता है उन्हीं का आपस में कॉजल कनेक्शन होगा और इसको स्टेट करने के लिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देयरफॉर A is the cause of X। The method of residues differs from the other methods in that it can be used with the examination of only one case, whereas the others require the examination of at least two cases. It, unlike the others, appears to depend on antecedently established causal laws, while the other methods, as Mill formulated them, do not। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले से कुछ कॉजल लॉज का पहले से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी कि जो सर्कमस्टांसेस के सेट में से कुछ एलिमेंट्स हैं और फिनोमिना के सेट में कुछ फिनोमिनाज हैं, उनके बीच के आपस के पहले से ही कनेक्शंस, कॉजल कनेक्शंस पता होने चाहिए, तभी हम रेसिड्यू के सर्कमस्टांस के सेट के रेसिड्यू और फिनोमिना के सेट के रेसिड्यू में आपसी कॉजल कनेक्शन बता पाएंगे। अगर वो पहले से नहीं इस्टेब्लिश्ड रहेगा तो हम इनके बीच भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएंगे। इट कैन बी यूज्ड विद द एग्जामिनेशन ऑफ ओनली वन केस। ये भी एक इसकी खासियत है कि ये हम केवल एक केस में एग्जामिन करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इसके पहले जो मेथड्स हमने देखे, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, डिफरेंस या जॉइंट मेथड, तीनों में ही हमको एक से ज़्यादा केसेस एग्जामिन करने पड़ते थे। तो ये भी इसकी मेथड ऑफ रेसिड्यू की एक खासियत है। अगला जो मेथड है मेथड ऑफ कनकमिटेंट वेरिएशन। ये पांचवें मेथड के बारे में ये समझते हैं कि मैनी सिचुएशंस इन्वॉल्व सर्कमस्टांसेस दैट कैन नॉट पॉसिबली बी एलिमिनेटेड। इसमें हम कुछ केसेस ऐसे देखते हैं
जो 4 मेथड हमने सीखे वो 4 मेथड वहाँ पे काम नहीं आते हैं। क्यों काम नहीं आते हैं? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उन सिचुएशंस में ऐसे सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हैं जिनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। देन वी यूज मेथड ऑफ कंकमिटेंट वेरिएशन दैट गोज एज फॉलोज। ऐसी सिचुएशंस में हम मेथड ऑफ कंकमिटेंट वेरिएशन यूज करते हैं, जो कि इस प्रकार है। मिल के फॉर्मुलेशन में अगर बोले तो whatever phenomenon varies in any manner, whenever another phenomenon varies in some particular manner, is either a cause or an effect of that phenomenon, or is connected with it through some fact of causation. इसको जो हमने स्कूल में फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ी है, उसमें ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। ये मेथड का एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं चार्ल्स लॉज। चार्ल्स लॉ जब हमने स्कूल फिजिक्स में देखा था, ये एक गैस लॉ है, जिसमें कहा जाता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो गैस का वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम उस गैस का बढ़ता जाएगा। इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये जो एक को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है। इसको इस तरह के जो वेरिएशन होते हैं उसको कनकमिटेंट वेरिएशन कहते हैं, साथ साथ होने वाला परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा लॉ जिसको बॉयल्स लॉ बोला जाता है, ये भी एक गैस लॉ है, उसमें भी इस तरह का ही कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या है देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हम एक चीज़ में वेरिएशन ला रहे हैं तो दूसरी में वेरिएशन तो हो रहा है, लेकिन एक में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे में डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो दो तरह के वेरिएशन आ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाला वेरिएशन, एक इन्वर्स वेरिएशन आ सकता है, और इन दोनों ही प्रकार के वेरिएशन को हम कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन कहते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं इस मेथड के, मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन के। और इसमें हमने दोनों एग्जाम्पल्स में नोट किया कि एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और दूसरे में इन्वर्सली वेरिएशन कर रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और इससे ये स्पष्ट हुआ कि बोथ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस आर परमिटेड इन दिस मेथड। ऑल्सो दैट इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड, कितना बढ़ाने पे कितना बढ़ता है इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, इसलिए ये या कितना बढ़ाने पे कितना घटता है इसको भी क्वांटिफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए ये क्वांटिटेटिव मेथड है। ये दो बातें हम स्पष्ट रूप से समझ सके। इस मेथड को हम स्कीमेटिकली हर मेथड की तरह इसको भी स्कीमेटाइज करके बताएंगे, यूजिंग प्लस एंड माइनस साइंस टू इंडिकेट द ग्रेटर और लेसर डिग्री टू विच अ वैरिंग फिनोमिनन इज प्रेजेंट in a given situation. The method of concomitant variation can be schematized as ABC occurs with XYZ, A plus minus BC occurs with X plus minus YZ. Therefore, A and X are causally connected. अब इसमें अगर हम देखें कि A plus minus BC की जगह जब A plus minus BC कर रहे हैं तो उसमें X plus minus YZ की जगह अगर x y प्लस माइनस जेड होता तो हम कंक्लूजन में a एंड y आर कॉजली कनेक्टेड निकालते। तो ये कौन है, वो कुछ भी हो सकता है, जिससे भी जिसमें वेरिएशन लाने पे जिसके साथ उसका वेरिएशन हो रहा है तो उन दोनों का आपस में कॉजल कनेक्शन है, ऐसा कंक्लूजन डिराइव किया जा सकता है। अब ये जो मिल के मेथड्स हमने देखे उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को देखते हैं। Limitations of inductive techniques. Mill's methods are idealized. ये जो मिल के मेथड हैं जिनमें हमने देखा किसी में केवल एक ही सर्कमस्टांस कॉमन हो या केवल एक ही सर्कमस्टांस में डिफ़र कर रहे हों या पहले से
जो एंटीसीडेंट्स हैं उनका पता हो, या एक में वेरिएशन करने पे एक ही में वेरिएशन होता हो। तो इस तरह से जो सारे हमारे मेथड्स हैं, उस तरह की जो अज्यूम किया जा रहा है वहाँ पे कि बहुत आइडियल सिचुएशन को अज्यूम करके वो मेथड दिया जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिल के मेथड बहुत ही आइडियलाइज्ड हैं। वी फेस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इन एग्जामिनिंग द केसेस, जो कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ जब हम फेस करते हैं तो इतना आइडियलाइज्ड वे में नहीं आने की वजह से हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे बने ही रहते हैं। वी कैन अवॉइड दीज डिफ़िकल्टीज़ बाई फोकसिंग ऑन द सेट ऑफ ओनली रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस। अब जो सर्कमस्टांसेस है वो 4-5 होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस किसी भी फिनोमिना के एक इंस्टेंस के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम केवल उन सर्कमस्टांसेस पे फोकस करें जो कि रेलेवेंट हैं। बट द डिसीजन ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स कैन बी डिस्प्यूटेबल एंड सब्जेक्टिव। कौन सा फैक्टर किस फिनोमिना की स्टडी के टाइम रेलेवेंट है, कौन सा सर्कमस्टांस किस फिनोमिना के स्टडी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट है, ये बहुत ही डिस्प्यूटेबल हो सकता है और बहुत ही सब्जेक्टिव हो सकता है। कोई इसको कह सकता है कि ये सर्कमस्टांस रेलेवेंट है, ये नहीं है, तो इसमें बहुत डिस्प्यूट रहेगा। Circumstances in the real world do not come wearing tag marked। अब ऐसा नहीं है कि जो सर्कमस्टांसेस हमको मिल रहे हैं उन पे कोई टैग लगा हुआ हो कि ये रेलेवेंट है या कौन सा सर्कमस्टांस रेलेवेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस इन द रियल वर्ल्ड डू नॉट कम विथ वियरिंग टैग्स मार्क्ड रेलेवेंट और इरेलेवेंट। अब इसमें एक मज़ेदार जो एक प्रॉब्लम बताया जा सकता है वो जैसे कि मेथड ऑफ एग्रीमेंट को लेकर के ये खास एक प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल एक वाकया, एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक ड्रिंकर प्रॉब्लम। ये साइंटिफिक ड्रिंकर प्रॉब्लम से हम देखेंगे कि किस तरह से मिल का जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट है वो कितना लिमिटेशन रखता है। साइंटिफिक ड्रिंकर को इस तरह से अज्यूम किया गया है कि वो एक ऐसा ड्रिंकर है, एक ऐसा शराब पीने वाला है जो हर दिन अलग अलग शराब के ब्रांड को सोडे के साथ पीता है। और जब मान लीजिए कि वो पहले दिन किसी एक ब्रांड के साथ, ब्रांड 1 के साथ पीता है सोडे के साथ, दूसरे दिन ब्रांड 2 के साथ पीता है, तीसरे दिन ब्रांड 3 के साथ पीता है। इस तरह से बहुत सारे आपने ऑब्जर्वेशन किए। और जब आप मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट लगाएंगे तो एग्रीमेंट लगाते हुए आप देखेंगे कि उन सब में जो किस चीज़ से उसको नशा हो रहा है इसका पता लगाने के लिए आप अगर मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि सभी इंस्टेंसेस में कॉमन क्या है, तो वो कॉमन फैक्टर है सोडा। तो आप ये कंक्लूजन निकालेंगे इस तरह के मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट लगा के कि उस व्यक्ति को जो नशा हो रहा है वो सोडा की वजह से हो रहा है। आप ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि वो जो डिफरेंट ब्रांड्स पी रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ ये एक लिमिटेशन दिखाई जा रही है एक मज़ेदार हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट करके। तो इसको हम इस तरह से इन कुछ पॉइंट्स में हमने इंडक्टिव टेक्निक्स की लिमिटेशंस को देखा। अब इन लिमिटेशंस को देखते हुए ये कहा जाता है, एक डिफेंसिव स्टेटमेंट ये रहेगा कि दे आर नॉट पाथ्स ऑफ डिस्कवरी। ऐसा नहीं है कि ये कॉजल लॉ को डिस्कवर करने के पाथ्स हैं। दे आर नॉट रूल्स फॉर प्रूफ, ये किसी कॉजल रिलेशन को प्रूफ करने के लिए रूल भी नहीं है। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये केवल हाइपोथेसिस जो होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस तरह से समझा जा सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मिल के जो 5 में से बचे हुए दो मेथड्स हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, इस लेक्चर में हमने बचे हुए 3 मेथड्स देखे, मेथड ऑफ रेसिड्यू, मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन एंड जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।